हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पत्तियों में श्वसन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमें तनों द्वारा श्वसन और जड़ों द्वारा श्वसन पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि श्वसन जो है, पौधों में जो श्वसन है ये 3 तरीके से होता है। तो हम लोगों ने पत्तियों द्वारा श्वसन पढ़ लिया था कि पत्तियों में श्वसन किस तरह से होता है। अब हमें पढ़ना है तनों में श्वसन कैसे होता है और जड़ों द्वारा श्वसन कैसे होता है पेड़ पौधों में। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तनों द्वारा श्वसन हम पढ़ते हैं। तनों द्वारा श्वसन में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है काष्ठीय पौधा और एक होता है शाकीय पौधा। काष्ठीय पौधे क्या होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। काष्ठीय पौधे, तो आपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखा होगा कि जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनके तने काफ़ी मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं और उनका जो ढांचा होता है वो लकड़ी के समान होता है। जैसे नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ में क्या होती है, लकड़ी होती है मोटी सी तने में और उनके ऊपर छाल लगी होती है। तो नीम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। तो इनका जो ढांचा होता है तने का, तना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो जैसे पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें हैं और जड़ों के द्वारा जो जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तना। जो हमें कहाँ दिखाई देता है, जो हमें मिट्टी से ऊपर दिखाई देता है, जो जड़ों के द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तो काष्ठीय पौधे क्या होते हैं, जिनके तने मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं और उनका जो ढांचा होता है वो किसका होता है, लकड़ी का होता है। ऐसे पौधों को हम कहते हैं काष्ठीय पौधे। एग्जाम्पल में आप लोगों को बताएं, जैसे नीम का पौधा हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, अमरूद का, अनेक प्रकार के पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं। तो आइए इसमें एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं काष्ठीय पौधे कौन कौन से होते हैं। जैसे नीम का हो गया एग्जाम्पल में, अमरूद डाल लीजिए, बरगद डाल लीजिए। तो ये सारे पौधे कौन से पौधे होते हैं, काष्ठीय पौधे होते हैं। अब बात आती है शाकीय पौधों की। शाकीय पौधे कौन से पौधे होते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखा होगा जो छोटे होते हैं काफ़ी और इनके जो तने होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। जैसे मौसम के अनुसार जो पेड़ पौधे बोए जाते हैं, जैसे सरसों का पौधा हो गया, खेतों में बोया जाता है ढेर सारा, तो उनका जो ढांचा होता है वो मतलब जो ज़मीन से जो तने जुड़े होते हैं, जो उनका ढांचा होता है क्या लकड़ी का होता है, नहीं ना। उनके जो तने होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, हरे हरे होते हैं और काफ़ी कोमल होते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, शाकीय पौधे कहते हैं। और अनेक प्रकार की सब्जियां भी बोई जाती हैं, तो अनेक प्रकार की सब्जियों में भी जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी कोमल और पतले पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ऐसे तनों को हम क्या कहते हैं, शाकीय पौधे कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे सरसों का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया और धान का पौधा हो गया, जो मौसम के अनुसार बोया जाता है। और कुछ पौधे फूल के लगाए भी जाते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, शाकीय पौधा कहते हैं। तो बात समझ में आई। काष्ठीय पौधे जिनका ढांचा जो होता है वो लकड़ी का होता है, उसे क्या, ऐसे तने वाले पौधे को हम काष्ठीय पौधा कहते हैं। और जिनके तने काफ़ी कमज़ोर होते हैं, हरे हरे पौधे होते हैं, ऐसे तने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, शाकीय पौधा कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आप लोग डाल सकते हैं, सरसों का पौधा, गेहूं, ये इत्यादि। अब बात आती है कि जो काष्ठीय पौधे होते हैं और जो शाकीय पौधे होते हैं ये श्वसन कैसे करते हैं। तो आप लोगों को पता है पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्रों के द्वारा जो है पत्तियों द्वारा पेड़ पौधों में श्वसन होता है। अब जो तने द्वारा कैसे श्वसन होता है, जो काष्ठीय पौधे होते हैं यानी जिनके तने काफ़ी मोटे मोटे होते हैं,
जिनके तने काफ़ी क्या होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, इनमें छोटा छोटा छिद्र होता है। काष्ठीय पौधे जिनका लकड़ी का ढांचा होता है, इनमें भी छोटा छोटा छिद्र होता है। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वातरंध्र। और जो साकी पौधे होते हैं जिनके तने कमज़ोर होते हैं, इनमें भी छोटा छोटा छिद्र होता है, मगर इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। यही दोनों में अंतर है। तो काष्ठीय पौधे जो है वातरंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और जो साकी पौधे होते हैं ये रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी श्वसन की क्रिया करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको लिखवा देते हैं कि तनों द्वारा श्वसन किस तरह से होता है। तो आइए तनों द्वारा श्वसन को लिख लेते हैं। तनों द्वारा श्वसन आप लिखते लिखते याद भी कर सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए लिखिए मेरे साथ, नोट करिए कॉपी पे, और उसके साथ साथ आप जो है तो आइए लिखते हैं तनों द्वारा श्वसन को। काष्ठीय पौधे काष्ठीय पादपों में गैसों का आदान प्रदान काष्ठीय पादपों में गैसों का आदान प्रदान तनों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है। छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है, जिसे वातरंध्र कहते हैं। यानी कि काष्ठीय पादपों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है तनों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। तो इसी तरह से साकी पादपों को भी लिख लेते हैं। साकी पादपों में गैसों का आदान प्रदान तनों पर उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। काष्ठीय पादपों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो तनों पर उपस्थित वातरंध्र के द्वारा होता है, और जो साकी पौधे होते हैं इनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये तनों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। तो तनों द्वारा श्वसन जो है खत्म हो चुका। अब हम पढ़ेंगे जड़ों द्वारा श्वसन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या और कॉपी पे से नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आइए अब जड़ों द्वारा श्वसन को पढ़ते हैं। जड़ों द्वारा श्वसन। तो सबसे पहले हम थोड़ा जड़ को बनाते हैं, देखते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या होता है, जड़ों द्वारा किस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो है धरातल है, ये जमीन के नीचे का भाग है। अब ये जो जड़ें हैं इनको क्या कहते हैं, हम जड़ें कहते हैं। यानी तनों द्वारा, ठीक है, तनों द्वारा जो भाग जमीन के नीचे जुड़ा होता है, तनों द्वारा जो भाग जमीन के नीचे जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं पौधों का।
अब देखिए इनमें जो है पौधों में इस तरह से छोटे 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 इस तरह धागे जैसे संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। अब जो है ये मूल रोम बना किससे होता है? तो हमें पता है कि हमारा स्ट्रक्चर हो या पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर होता है, ये किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। और ये जिससे बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कोशिकाएं। यानी धरातल के नीचे जो है ये जड़ है और इनमें जो छोटे छोटे धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। और ये मूल रोम की संरचना जिससे बनी होती है, जिन कोशिकाओं से, उसे हम क्या कहते हैं? मूल कोशिकाएं कहते हैं। अब हमें पढ़ना है इनमें जो है गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो याद रखिए कि जो मूल रोम है इनमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। अब विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना। इनमें जो मृदा कण हैं धरातल के नीचे, ये सब क्या है? मृदा कण हैं, यानी मिट्टी के कण। तो मृदा कणों के पास क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है। यानी कि जैसे जब मतलब खेत को बोया जाता है या जोता जाता है तो उससे पहले उसको जोता इसलिए जाता है ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए और उसके अंदर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित हो जाए। इसलिए यानी कि जब जुताई होती है तो उसके जो मिट्टियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? उभर जाती हैं और उनके अंदर क्या भर जाता है? ऑक्सीजन अधिक मात्रा में आ जाता है। और जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो जड़ें हैं इनके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि श्वसन करना है तो इनको क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधों को क्या चाहिए श्वसन के लिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो जड़ों के पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और मिट्टियों के कणों के पास ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। और इनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये किसके द्वारा होता है? विसरण की प्रक्रिया द्वारा, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो जो मृदा कणों में उपस्थित जो ऑक्सीजन है ये सबसे पहले मूल रोम में पहुंचता है और मूल रोम से फिर कहाँ पहुंचते हैं? मूल कोशिकाओं के पास पहुंचते हैं। मृदा कणों में जो ऑक्सीजन है ये विसरण की प्रक्रिया द्वारा मूल रोम में और मूल रोम से मूल कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और जो जड़ों के पास कार्बन डाइऑक्साइड है सेम उसी तरह से सबसे पहले ये मूल कोशिकाओं में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मूल कोशिकाओं से मूल रोम में और मूल रोम से मिट्टियों में मिल जाता है। तो क्या समझ में आया? जो ऑक्सीजन है मिट्टियों में ये सबसे पहले मूल रोम में जाता है, मूल रोम से मूल कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और उसके द्वारा पूरे जड़ों तक पहुंच जाता है। और जड़ों में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सेम वही प्रक्रिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले मूल कोशिकाओं में आएगा, मूल कोशिकाओं से मूल रोम में और फिर मृदा में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो आइए नोट कर लेते हैं। मृदा कणों के बीच उपस्थित मूल रोमों में विसरण की प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। मृदा कणों के बीच उपस्थित मूल रोमों में विसरण की प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन मूल रोम
मूल रोम में विसरित होते हुए मूल कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। यानी जो ऑक्सीजन है ये मूल रोम में विसरित होते हुए मूल कोशिकाओं तक पहुंच जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मृदा में मिल जाती है। तो ये खत्म हो गया जड़ों द्वारा श्वसन, यानी मृदा कणों के बीच मृदा में उपस्थित मूल रोम जो होते हैं उनके द्वारा विसरण की प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और जो ऑक्सीजन होता है ये मूल रोम से विसरित होते हुए मूल कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जड़ों में होता है ये बाहर मृदा में मिल जाती है। इसे कहते हैं जड़ों द्वारा श्वसन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मनुष्यों द्वारा श्वसन के बारे में पढ़ेंगे।